Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to start exercise 13.2 of chapter number 13 probability. So let's start the question number 1 of exercise 13.2. So first question is, if PA is equals to 3 by 5 and PB is equals to 1 by 5, find PA intersection B if A and B are independent events. So A और B independent events हैं. So for independent events A and B, ठीक है. आपको गिवन क्या है कि पी ए की वैल्यू क्या है 3/5 और पी बी की वैल्यू क्या है 1/5 और हमें निकालना क्या है पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी. देखो इंटरसेक्शन निकालना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो क्या फॉर्मूला भी बताया था, पी ए इंटू पी बी. पी ए की वैल्यू क्या है 3/5 मल्टीप्लाई पी बी की वैल्यू 1/5, तो ये आ गया 3/25. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 cards. Find the probability that both the cards are black. देखिए क्या कह रहा है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स के पैक में से विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं. सो टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स 52 और ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे, ब्लैक कार्ड्स 26. सो क्या कह रहा है कि 2 कार्ड्स निकाले गए, दोनों के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बताई जाए. ठीक है. सो यहाँ पर मैं ए इवेंट बता देता हूँ. फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक और बी इवेंट बता देता हूँ. सेकंड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक. ठीक है. अब देखिए मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि दोनों कार्ड्स ब्लैक होंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स ब्लैक. इसका मतलब पहला कार्ड भी ब्लैक होगा और दूसरा कार्ड भी ब्लैक होगा. इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी. अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना तो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की तरफ. सो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कैसे लिखेंगे हम इसको, पी ए इंटू पी ए ओवर बी. अब ए की प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, ध्यान रखना विदाउट रिप्लेसमेंट है ये. अब फर्स्ट कार्ड ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी, टोटल कार्ड्स 52 में से 26 ब्लैक हैं, तो 26/52 इनटू. अब देखिए ये कार्ड निकल चुका है ब्लैक. अब टोटल कार्ड्स कितने रह गए 51 और ब्लैक कार्ड्स कितने रह गए. देखिए पहले वाला कार्ड ब्लैक था, उसको हमने निकाल के रख दिया, रिप्लेस नहीं किया, तो कितने रह गए 25. तो इनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए बस. तो ये कैंसिल आउट करके ये आ जाएगा 1 और ये 2, दैट मीन्स ये क्या आया 25/102. सो ये दोनों कार्ड्स ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी है. देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मुझे दोनों कार्ड्स ब्लैक चाहिए, ब्लैक ब्लैक. सो दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट कार्ड भी ब्लैक होगा, सेकंड कार्ड भी ब्लैक होगा. ठीक है. अब इनकी प्रोबेबिलिटी डाल दो. फर्स्ट कार्ड ब्लैक कितने चांसेस होंगे 26/52 और सेकंड कार्ड के भी, तो पहले 26 कार्ड थे, एक निकल गया, 25 रह गए, टोटल कार्ड्स 51 रह गए. इनको मल्टीप्लाई कर लो तब भी यही आंसर आएगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ऑरेंजेस के एक बॉक्स में से 3 ऑरेंजेस विदाउट रिप्लेसमेंट एक के बाद एक निकाले जा रहे हैं. अगर वो तीनों ऑरेंजेस गुड होंगे तो वो बॉक्स अप्रूव हो जाएगा सेल के लिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अभी बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं
15, जिसमें से 12 गुड है और 3 बैड है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि ये बॉक्स अप्रूव हो जाएगा। सो देखते हैं, टोटल ऑरेंजेस कितने हैं 15, गुड कितने हैं 12, बैड कितने हैं 3। देखिए बॉक्स कब अप्रूव होगा, जब तीनों ऑरेंजेस गुड होंगे। तो सो प्रोबेबिलिटी बॉक्स इज अप्रूव्ड, बॉक्स अप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, अगर वो तीनों ऑरेंजेस ही गुड होंगे। ठीक है, जी का यहां पर मीनिंग क्या है, गुड ऑरेंजेस। ठीक है, जी इवेंट गुड ऑरेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए तीनों ऑरेंजेस ही गुड होने चाहिए। सो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑरेंज गुड होने की प्रोबेबिलिटी 12/15, 12/15, फर्स्ट ऑरेंज गुड होने की प्रोबेबिलिटी 12/15। अब विदाउट रिप्लेसमेंट निकाले जा रहे हैं, तो अब कितने ऑरेंजेस रह गए, एक निकल गए हैं, 14 ऑरेंजेस रह गए बॉक्स के अंदर, और 14 में से एक गुड कम हो चुका है। दैट मीन्स अब गुड कितने रह गए 11। ठीक है, एक तो ऑरेंज हम गुड वाला पहले ही निकाल चुके हैं। नाउ थर्ड ऑरेंज के गुड होने की प्रोबेबिलिटी देखिए, अब 14 ऑरेंजेस थे बॉक्स में, एक निकाल दिया हमने, अब कितने रह गए 13। अब 13 में से गुड कितने रह गए हैं, पहले 11 थे, वो निकाल के हमने बाहर रख दिया था, अब रह गए 10। सो दैट मीन्स 12/15 मल्टीप्लाई 11/14 मल्टीप्लाई 10/13। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 44/91। ध्यान रखना हमें तीनों ऑरेंजेस ही गुड चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स फर्स्ट गुड होगा एंड सेकंड गुड होगा एंड थर्ड गुड होगा। तो एंड यूज़ कर रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑरेंज गुड होने की, सेकंड ऑरेंज गुड होने की, थर्ड ऑरेंज गुड होने की। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि ए और बी दो इवेंट्स हैं, सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, पी ए यूनियन बी की वैल्यू हमें गिवन है 3/5, और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है पी। कह रहा है कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करें, और अगर इंडिपेंडेंट हो तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखिए सबसे पहले मैं पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालता हूँ। क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू पी, और ए यूनियन बी की वैल्यू -3/5। सो इसे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारे पास p -1/10। ठीक है, 1/2 और -3/5 को सोल्व करके 1/10 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, पी ए इंटरसेक्शन बी की। नाउ कमिंग टू फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। सो फॉर म्यूचुअली इवेंट्स ए एंड बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी के लिए क्या कंडीशन होती है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सो दैट मीन्स यहाँ पर p -1/10 की वैल्यू क्या होगी 0, और यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई 1/10। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट है। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं,
सो P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा, PA इंटू PB के। अब PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास क्या है, P माइनस 1/10 और PA की वैल्यू क्या है 1/2 और PB की वैल्यू P। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा P माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू P/2। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें सो P माइनस P/2 इज इक्वल्स टू 1/10। यहाँ से P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/5 इसको सिंप्लीफाई करने पर। तो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है कि A और B दो इवेंट्स है सच दैट A की प्रोबेबिलिटी हमें क्या गिवन है 1/2 और B इवेंट की प्रोबेबिलिटी 7/12 ये गिवन है। और क्या कह रहा है P नोट A और नोट B इसकी वैल्यू है 1/4। कह रहा है चेक करें कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम क्या करते थे, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी अगर PA इंटू PB के इक्वल आती थी तो इंडिपेंडेंट होती थी। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, PA PB और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, PA और PB की वैल्यू तो गिवन है, अब PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालनी है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो P नोट A और नोट B, नोट A और के लिए यूनियन आ गया और ये आ गया नोट B, इसकी वैल्यू गिवन है 1/4। देखिए चाहिए किसकी वैल्यू, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी की। सो हमने क्लास 11th में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। क्या था ये लॉ कि अगर A डैश यूनियन B डैश फाइंड आउट करना हो तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, A इंटरसेक्शन B डैश। देखिए यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता था और दोनों के कॉम्प्लीमेंट कॉमन हो जाते थे। और इसकी एक और फॉर्म थी A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल्स टू A यूनियन B डैश। मीन्स A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते थे, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसी लॉ को प्रोबेबिलिटी में यूज़ करूं तो इस तरह से हम लिख पाएंगे इसको। ठीक है, अब मुझे क्या गिवन है, PA डैश यूनियन B डैश, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, PA इंटरसेक्शन B डैश। दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू है, PA इंटरसेक्शन B डैश की वैल्यू, दैट इज 1/4। और PA इंटरसेक्शन B डैश को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B, क्योंकि A इंटरसेक्शन B नोट की प्रोबेबिलिटी। सो 1 में से माइनस करेंगे, ये आ गया 1/4। इसको सोल्व करें तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। किसकी वैल्यू है, PA इंटरसेक्शन B की। अब देखिए PA इंटू PB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। PA की वैल्यू क्या है 1/2 और PB की वैल्यू क्या है 7/12। सो ये आ गई 7/24। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि PA इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू PA इंटू PB। सो देयरफॉर A and B are not independent events.